नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और ये है होंडा सिटी की 5th जनरेशन। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि 5th जनरेशन के फेस लिफ्ट में क्या चेंजेस आए हैं। मतलब आगे पीछे कुछ चीज़ें बदली गई है, थोड़े फीचर्स जो है आगे पीछे किए गए हैं, एक दो इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किए गए हैं। ऑल्सो जो इंजन है उसमें भी कुछ बदलाव है, सब की बात करते हैं। ये वीडियो बेसिकली बदलावों के बारे में है। 100 किलोमीटर चलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है गाड़ी में। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ अपडेट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चाबी में कोई अपडेट नहीं है आपके पास में भी। लॉक अनलॉक इंजन अगर आपको रिमोटली स्टार्ट करना हो तो वो आप क्या कर सकते हैं। और ये आपके पास में बूट जो है उसको खोलने का ऑप्शन है, बंद नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है। आगे की तरफ कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें मुझे थोड़ी सी शिकायतें हैं। मतलब यहाँ पे ग्रिल जो है वो चेंज की गई, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ये इस्तेमाल किया गया यहाँ पे नकली कार्बन फाइबर प्लास्टिक वाला पार्ट। और आप जहाँ ऊपर से देखेंगे तो आपके साथ दो दांत निकले हुए देखेंगे, ये और ये। थोड़ा मतलब मुझे टेस्ट के हिसाब से अलग लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको पर्सनली देखेंगे और आपको ये ठीक लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा हाईलाइट होगा लाइट कलर्स पे। ये तो ब्लू वाला ये नया कलर है, ये तो फिर भी ठीक लग रहा है। जो लाइट कलर है से वाइट वगैरह, उसमें थोड़ा सा ये प्लास्टिक की जो है ज़्यादा हाईलाइट होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बट हाँ, इससे एक बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये प्लास्टिक टाइप की क्लैडिंग है और यहाँ पे भी। तो एक मतलब कोई छोटे मोटे झाड़ी जंगाड़ी या कुछ छोटे मोटे पत्थर वत्थर से जो स्क्रैचेस आते थे वो नहीं आएंगे आपके, या वो दिखेंगे नहीं इतने विजुअल। अदरवाइज क्या होता था, ये पेंट वेंट वाले एरिया पे वो जो है वो दिखते हैं स्क्रैचेस वगैरह, और ये सेडान्स वगैरह तो ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पे लगने के। तो वो एक काम जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बाकी लाइट वाइट अभी भी जो है आपको एलईडी लाइट यहाँ पे दी जाती है। मैंने खोल रखा है जानबूझ करके आपको दिखाने के लिए। कहाँ गया भाई सिस्टम, कहाँ गया? हेलो सिस्टम, ओके। हाँ, ये रहा। और थोड़ा भारी हो गया यार ये। इंसुलेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे आते हैं। अब पता नहीं इंसुलेशन पहले इतना इंसुलेटेड वेल इंसुलेटेड आता था क्या, क्योंकि देखो यहाँ बैटरी पे भी इंसुलेशन डाला गया, नीचे तो खैर आता ही था पहले भी इंसुलेशन, यहाँ पे जो है वो भी इंसुलेशन ऐड किया गया। ये भी थोड़ी भारी चीज़ यहाँ पे लग रही है। बट ये 1.5 वो इंजन है, 1.5 CVT वाला जो 4 सिलेंडर वाला इंजन आता है, ना कि EHEV वाला इंजन। तो ये आवाज़ वाज तो वैसे भी नहीं करते हैं, ये इंजन बहुत ही रिफाइंड वगैरह रहता है, तो कोई भी शिकायत वैसे नहीं है। 5 स्टार ASEAN NCAP में जो है इस गाड़ी को मिले हैं, तो सेफ्टी वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट इस गाड़ी के वेरिएंट में जो है वेरिएंट बाय वेरिएंट में भी फीचर रीशफल किए गए हैं। तो जो एडास है वो लोअर वेरिएंट से चलाना शुरू, सेकंड जो बेस वेरिएंट है उससे आना शुरू हो जाता है। अब गाड़ी की प्राइस वगैरह जो है वो चेंज हुई है। एक तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो एडास आपको आता है। टेक्निकली ये सबसे सस्ती कार हो गई है जिसमें आप एडास ले सकते हैं। लगभग आपको जो है 13 लाख के आसपास जो है वो एडास मिलने लग जाएगा। बाकी कौन सी गाड़ी मिलता है? एस्ट्रोस के बाद में आती होगी आपके पास में। और क्या है एडास वाली गाड़ी? XUV हैरियर में भी आने वाला है, बट वो सब महंगी है। आपको अगर सबसे कम बजट में एडास लेना है तो ये गाड़ी का लोअर वेरिएंट आप ले सकते हो, V वाला वेरिएंट ले सकते हो। SV वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। SV वेरिएंट जो है पहले नहीं आता था, इस वजह से प्राइसेस कम होगी। अदरवाइज गाड़ी की प्राइसेस एक्चुअली बढ़ी है क्योंकि एडास वगैरह ऐड किया गया, तो ऑब्वियसली बढ़नी ही थी। ये एडास की प्राइस थोड़ी सी सस्ती रखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एडास जो है सिर्फ कैमरा बेस्ड है, मतलब इसमें रडार वगैरह नहीं आता। कुछ गाड़ियों में देखा होगा आपने, यहाँ पे जो है रडार वगैरह वाला सिस्टम आता है, वो यहाँ पे नहीं आता है। एनीवे, उसके अलावा गाड़ी में कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। लॉयस जो है उसकी डिज़ाइन वही है, टायर जो है वो भी वही है। बाय द वे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। ब्रिजस्टोन एकोपिया EP150 टायर यूज़ कर दी है, मतलब, या फिर गुडियर के भी एक जो है अच्छे वाले टायर आते हैं वो यूज़ करते हैं। होंडा एकमात्र मैन्युफैक्चरर है जो एक्चुअली सबसे सॉफ्ट कंपाउंड वाले टायर यूज़ करती है, जो कि राइड क्वालिटी बेहतरीन बना देते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनकी? 185, 55, R16 ये साइजेस है, तो 55 जो प्रोफाइल है वो आप किसी गड्ढों में गिराओगे और वहाँ पे जो है गड़बड़ वो कर सकती है। वो 55 की प्रोफाइल जो है वो थोड़ा मतलब गड्ढों वड्ढों के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज आप यही इकोपिया थोड़ी सी ऊंची प्रोफाइल में, या फिर लेट्स से 195, 55 या 195, 60 R16 में ले लो भाई, मतलब गजब राइड क्वालिटी, प्लस आपके गड्ढों से भी जो है बचाव हो जाएगा। लेकिन होंडा सिटी अगर आपके पास में, तो गड्ढों से प्लीज़ तेज़ ना निकालें। क्यों निकालेंगे तेज़? क्योंकि एक्चुअली गड्ढे अंदर फील नहीं होते, आमतौर पर लोग तेज़ निकाल ही लेते हैं। तो वो चीज़ है। IV टेक अभी भी पीछे लिखा आता है और पीछे भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे ही ऐड कर दिया गया है। होंडा प्लीज़, ये क्या लगाया है आपने? बट एनीवे, एक हाँ चीज़ एक और बतानी है, मैंने ये खोल के रखा था जानबूझकर। E20 इथेनॉल 20 जो है % ब्लेंडेड इथेनॉल जो है उसके हिसाब से चल जाएगी। नए RDE नॉर्म्स जो है, रियर ड्राइविंग इमिशंस नॉर्म्स जो है वो अब ये गाड़ी मीट करती है, यानी कि और कम इमिशंस जो है वो यहाँ पे होंगे। लेकिन फिर भी एमिशन कितने कम हो जाए, आपको भैया नॉन पॉल्यूटिंग वाला POC वाला सर्टिफिकेट वगैरह जो लगाना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों को डिस्कशन करना शुरू करना चाहिए कैसे POC वाले सिस्टम जो है इंडिया में सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, कि नई गाड़ियों पे भी आके पूछते रहते हैं, और इनफैक्ट जो गाड़ियाँ पुरानी होगी उस पर भी कोई फर्जीवाड़े में POC बना लेता है। तो उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। बट फिलहाल मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और क्या क्या बदलाव है उसकी बात करते हैं। बट पहले मैं एक्चुअली रियर सीट पे आता हूँ फॉर अ चेंज। रियर सीट पे कोई बदलाव नहीं है, वो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और यहाँ पे बढ़िया स्पेस अभी भी एग्जिस्ट करता है। दबा के स्पेस है भाई, 2 फ़ोन यहाँ रख सकते हो। नीचे चार्जर जो है वो 2 आपको 12 वोल्ट वाले सॉकेट जो है वो दिए गए हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कोई USB नहीं दी गई है, बट वो सॉकेट जो है वो दिए गए हैं। और अभी भी बढ़िया कंफर्टेबल चीज़ है।
यहाँ स्पेस है आपके पास में अच्छा खासा, लाइट वगैरह दी गई है, आपको आर्म रेस्ट जो है वो दी गई है। आर्म रेस्ट नहीं यूज़ करनी है। 3 प्रॉपर रियर सीट बेल्ट है, 3 हेडरेस्ट है जिसमें तीनों जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट इतने बड़े हैं कि एडजस्टमेंट वगैरह की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आइसोफिक चाइल्ड सीट दी जाती है गाड़ी में, और कोई भी सेफ्टी फीचर ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, स्पेस वगैरह की कमी नहीं है। तो रियर सीट एकदम फैमिली वाले हिसाब से दी गई है, कोई भी जो है गड़बड़ वहाँ पे नहीं है। ये क्या चीज़ है? वो नाइस, ये अंदर घुसेगा इसमें, अरे कुछ, ओ हाँ भाई नाइस, इतना छोटे छोटी चीज़ें सोची गई है। और हाँ, छोटी चीज़ सोची एक पहले भी गई हुई है कि ये मैट जो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो उससे जो है थोड़ा कंफर्टेबल रहता है मामला। एनीवे ये कंफर्टेबल है गाड़ी में, यहाँ स्पेस है, गाड़ी में बूट में दबा के स्पेस है। अगर आप देखना चाहो तो दिखा भी दूँ, काफ़ी बड़ा बूट जो है आता है। बूट में यहाँ पे कवरिंग ववरिंग सब दी जाती है। अमेज़ की तरह खुला नहीं आता, अमेज़ में भी आने लग गया है, पहले अमेज़ में जो है वो कवर खुला ही आता था। अब मैं आपको यहाँ बैठ के बताता हूँ कि क्या सिस्टम जो है कैसा लग रहा है। आगे की तरफ भी कोई अपडेट ऐसा नहीं है, मतलब आप जैसे तुरंत देखोगे, मैं एक्चुअली सीट पीछे कर लेता हूँ, कोई भी अपडेट ऐसा जो है डायरेक्टली आता नहीं है। हाउएवर जब आप स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली इधर से स्टार्ट करनी है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये जो रखा गया है, ये बेसिकली एक ट्रे रखी गई है जो कि आपके ये अंदर जो है बॉटल होल्डर है, कप होल्डर एक्चुअली इसको कहा जाएगा, कप होल्डर की जगह रखी गई है। ये एक वायरलेस चार्जिंग ट्रे है जो कि प्लग एंड प्ले है, मतलब बाद में डीलर आपको लगा के दे देगा, ये आपकी वेरिएंट में अगर आएगी तो, जो कि एक्चुअली VX और ZX में आएगी, वो ऐड की गई यहाँ पे, तो वायरलेस चार्जिंग आ गई। अगर आप EHEV जो खरीदते हैं तो उसमें जो ये हैंड ब्रेक जो है वो इलेक्ट्रिक वाला आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो दे दी जाती है, मतलब वायरलेस ट्रे। और क्योंकि सॉरी उसमें इलेक्ट्रिक वाला आता है तो वो ब्रेक की जगह नहीं है, बट हाँ वायरलेस ट्रे यहाँ दी जाती है, वो ज़्यादा बेटर इंटीग्रेट होता है। उसमें आपके पास में ऑप्शन जो है यहाँ पे कप होल्डर वाला भी बच जाता है। तो ये लगता है आफ्टर मार्केट है, फिट सही से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप वायरलेस वाले फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको जो है निकाल के घर पर रख सकते हैं, आपको फील भी नहीं होगा कि आपके यहाँ पे कुछ था। जैसे कि ये देखो सिस्टम मैंने जो है कम्प्लीटली निकाला, यहाँ पे भी ऊपर कवर दिया जाता है, बंद कर लिया। 2 USB पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलते ही हैं, फ़ोन वोन रखने की जगह 2-3 फ़ोन, एक्चुअली 4 फ़ोन यहाँ तक यहाँ पे रख सकते हैं आप। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस ये है, अगर आप वायरलेस ट्रे जो है यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा स्पेस ये है। अदरवाइज आपके पास में CVT ट्रांसमिशन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। एक और अपडेट हुआ है, सटल सा अपडेट हुआ है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है, और वो ये है, ये टच स्क्रीन जो है थोड़ा सा रेजोल्यूशन बेटर हुआ है, तो वरना धूप में दिखने में प्रॉब्लम होती थी। और ये देखो मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी जो है एंड्रॉइड ऑटो स्टार्ट हो रहा है। अनेबल टू स्टार्ट, ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन की वजह से बोल रहा है अनेबल टू स्टार्ट, फ़ोन में ही कुछ तकलीफ जो है यहाँ पे हुई होगी, या परमिशन वाला चक्कर लगा होगा। अदरवाइज जो है यहाँ पे ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वायरलेसली आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये देखो कनेक्ट हो गया। आप वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूज़ कर सकते हैं। कमाल की चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट जो है वो होंडा ने यहाँ पे दिया है। और स्क्रीन का रेजोल्यूशन सुधारा है, उस वजह से जो साइड कैमरा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगती है, बट साइड कैमरा अभी भी जो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, रियर और साइड। हाँ ठीक है, मतलब आपको अच्छी क्वालिटी में नहीं, लेकिन एवरेज क्वालिटी में जो है वो काउंट करोगे आप। बट हाँ, स्क्रीन अपडेट कर दी, थैंक यू होंडा फॉर दैट, रेजोल्यूशन अपडेट जो कर दिया। अब इसकी थीम वीम थोड़ी सी और बेटर हो जाती तो भी ठीक था, बट फिर भी आई एम हैप्पी कि हाँ ये तेज़ धूप में भी जो है दिखती जा रही है। ये एक अच्छा काम यहाँ पे होंडा ने किया। उसके अलावा ऐसा कोई भी चेंज नहीं है गाड़ी में। अभी भी जो है आपके पास में यहाँ पे लोअर ट्रिम में छोटी और इस ऊपर वाले ट्रिम में जो है बड़ी यहाँ पे आपके पास में डिस्प्ले आ जाती है MID, जो कि आई थिंक 7 इंच के आसपास की डिस्प्ले जो है ये है। लोअर वाले में 4 इंच की आती है, ये 8 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे है। सब कुछ बढ़िया है। ओवरऑल कैबिन की जो फिट एंड फिनिश वगैरह सब बढ़िया है। सेडान में अगर आप कंपेयर करोगे वर्ना की थोड़ी सी ऊपर आती है, थोड़ी सी ज़्यादा, 19-20 का फ़र्क आप यहाँ पे कह सकते हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से होंडा से रही है, वो ये कि होंडा की AC जो है वो चाहे आप 25 पे कर लो, चाहे आप 20 पे कर लो, ठंडक उतनी रखेंगे। वो हवा का मिक्स और हवा का जो ब्लोअर है वो उसका फ़र्क आ जाएगा। अनलाइक समंदर कार जिनमें आप 25 करते हो तो टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल चेंज होता है, 25 करोगे तो 25, 17 करोगे तो 17 वैसे आता है। बट ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये AC ठंडा रखता है, वो एक काम की चीज़ यहाँ पे है। सनरूफ आपको यहाँ दी गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ सनरूफ के कंट्रोल, और यहाँ पे आपके पास में लाइट वाइट के कंट्रोल है। इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर है जो कि लोअर वेरिएंट में नहीं आएगा, बट ये चीज़ें हैं। फिट एंड फिनिश वगैरह वर्ना से थोड़ी सी लोअर कह सकते हो, बट कैबिन की ओवरऑल क्वालिटी, मतलब जो डिज़ाइन, जो लुक्स वगैरह कैबिन के यहाँ दिए गए वो वर्ना जो है उसके मुकाबले मुझे यहाँ बेटर लगते हैं। आपको शायद उसके बेटर लग सकते होंगे, डिपेंडिंग आप किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन जो है आपको अच्छा लगता हो। आपसे बात करते करते मैं वापस इसको प्लग एंड प्ले कर रहा हूँ। फायदे उसमें ठीक ठाक फास्ट चार्ज हो रहा था। मोबाइल कैसे काम करता है, सिंपल काम करता है, आप यहाँ रखना है और मोबाइल जो है चार्जिंग हो जाएगा। एक और चीज़ में बढ़िया है कि ये जो है रबराइज है, तो आपका मोबाइल चलते वक्त हिलेगा नहीं। अदरवाइज क्या है, इसके आसपास कोई एजेस नहीं है, तो हिलने वाली दिक्कत जरूर आपको लग सकती थी। बट चलो ये हो गया काम। यहाँ पे सीट्स बढ़िया आती है एकदम, मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे बेस्ट
सीट्स में से एक है। बढ़िया बोल्स्टर सीट्स है, यहाँ पे लेदर मिक्स है, जेन्युइन और आर्टिफिशियल लेदर जो है उसका मिक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है। और कुछ बचा मुझे दिखाने के लिए अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी चेंज नहीं है। चला लेता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं कि वो देखने को मिले। और एडास तो आया ही है, तो एडास की भी बात कर लेते हैं। चलो 1 मिनट उससे पहले के 2 फीचर और याद आ गए मुझे। एक तो यहाँ पे जो है अब रेन सेंसिंग वाइपर ऐड किया गया है, और साथ ही में ये जो आप देख पा रहे हैं एम्बियंट लाइटिंग जो है वो भी यहाँ पे ऐड की गई। ये पर्टिकुलर सिस्टम कहाँ गया, ये देखो आप, एम्बियंट लाइटिंग जो है यहाँ पे ऐड की गई। ये 2 फीचर भी नया है। अब चलो आप ओके जी, तो ड्राइविंग सीट से बात करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। सबसे पहले होंडा सिटी उन कार्स में से है जो कि हैंडल भी अच्छे से होती है और जिसकी राइड क्वालिटी भी कमाल है, जो कि अचीव कर पाना थोड़ा सा जो है एक्सेप्शनल टाइप मामला है। हाँ, कोई भी ऐसा गिमी की चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं आती है गाड़ी में कि मोड्स आ गए, स्पोर्ट मोड, इसमें हैंडलिंग ये चेंज हो जाएगी, या फिर इवन कंफर्ट क्रिएचर्स में भी जैसे सीट का जो है वेंटिलेशन, या फिर वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सीट वो चीज़ें नहीं आती इस गाड़ी में। बट ऑनेस्टली एज सच ज़्यादा नीड भी फील नहीं होती है मुझे। ठीक है, सीट वेंटिलेशन एक ऐसी चीज़ जो अगर दे दिया जाए तो मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा इसी प्राइस पॉइंट पे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह वो सब मतलब आगे पीछे होना और सब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी कंफर्टेबल चलाने में अच्छे टायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और अच्छा स्टीयरिंग फीडबैक जो है वो यहाँ पे आता है, तो वो सब चीज़ें जो है मेरे लिए एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ पे हो गई है। उसके बाद में ये देखो लेन डिपार्चर वार्निंग यहाँ पे काम कर रहा है। एडास के फीचर्स जो है वो सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात ये है कि जैसे अगर एकदम से ब्रेक वेक लगाने हो तो पहले यहाँ वार्निंग आती है, ब्रेक ये गाड़ी बाद में लगाती है, तो थोड़े बहुत बदलाव जो हैं वो थोड़े बहुत छोटे छोटे वो चीज़ें जो है कि ज़्यादा इंट्रूड ना करना, वो सब चीज़ें जो है कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे। मैंने इस गाड़ी को अभी तक टेस्ट नहीं किया है कहीं बारिश वारिश में, भयंकर फॉग में, बिकॉज ये कैमरा बेस्ड है, तो मुझे वहाँ देखना है कि कैसे ये काम करता है। अदरवाइज रडार बेस्ड सिस्टम से ज़्यादा इन्फीरियर इसको नहीं कहा जाएगा, और वहाँ पे अगर सही से काम नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक डिसएडवांटेज के सामने हो सकता है। बट वेरी ब्रिलियंट कार। हाँ, थोड़ा सस्पेंशन का इशू है, आपको प्यार से निकालना पड़ता है, वरना जो है कई जगहों पे टच वच हो सकती है, स्पेशली जैसे 4 लोग हम बैठे हैं तो सिचुएशन में हो सकती है। बट अब आते हैं इंजन वगैरह पे, तो इंजन जो है वो नॉर्म्स ज़रूर उसके चेंज हुए हैं, बट पावर फिगर्स वगैरह में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। 1.5 लीटर का सेम इंजन ही आता है, 121 bhp, और आपके पास में 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आता है CVT ट्रांसमिशन के साथ में, और एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। जो दूसरा इंजन है EHEV, जो कि इंजन एक्चुअली गाड़ी को चलाता ही नहीं है, वहाँ मोटर गाड़ी चलाती है, वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ऑटोमेटिक के सिस्टम में रहेगा, मैनुअल के साथ वो पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे सबसे कम माइलेज देने वाला इंजन जो है वो मैनुअली है। 17 समथिंग लीटर का क्लेम एफिशिएंसी है। आप मान के चलो अगर आप हाईवे पे आराम से चलते हो तो 17-18 निकाल देगा वो, और सिटी में वो प्रॉबली अराउंड 12 के आसपास जो है वो निकालेगा। अगर आप CVT के साथ में जाते हो और प्यार से चलाते हो, मतलब फ्लोर करने वाले लोगों में से नहीं हो, तो ये हाईवे पे आपको 18 के आसपास दे देगा, और सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा 13 समथिंग का फ्यूल एफिशिएंसी निकालेगा। बट मेरी राय ये है कि अगर आप शहर में ज़्यादा चलाते हैं, और या फिर ऐसा होता है जहाँ लो स्पीड्स पे चलती है मोस्टली, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, ऐसा ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं चल रही है, तो आप पैसे लगाइए और जाइए EHEV के सामने। वो भी अब एक लोअर ट्रिम में आने लगा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सस्ता हुआ है, लगभग 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा वो सस्ता हो गया है लोअर ट्रिम के साथ में। तो वो आप जो है उसके साथ में जाइए। वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कि आपको शहर में माइलेज जो 13 के आसपास का मिल रहा था, वो बढ़ के हो जाएगा आपका 21-22 के आसपास का, जो कि एक्चुअली आपके शहर की रनिंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देगा। क्योंकि मुझे पता है एक बार में पैसे देने में थोड़ा सा जोर आता है अपन लोगों को, बट वो बार बार फ्यूल कम डलाएंगे तो मज़ा आने लग जाता है। तो वो सिचुएशन के साथ में आप रह सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास में हाईवेज़ वगैरह पे आप जाते रहते हो तो पावर फिगर्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर जो है उसमें भी नहीं है। 126 PS की पावर आती है, इसमें 121 की आती है। ज़्यादा पावर उसमें भी नहीं है सच, तो वो आपकी कोई ज़्यादा काम का नहीं होगा अगर आप मोस्टली हाईवे पे जाते हो। आई थिंक अगर आप मोस्टली हाईवे पे 80% ऑफ टाइम हाईवे पे रहते हो तो इसी इंजन ऑप्शन के साथ में जाइए, या तो मैनुअल या CVT के साथ में, जो भी आपको चूज़ करना हो। कंफर्टेबल है गाड़ी, बढ़िया सेफ है, 5 स्टार रेटेड एनकैप है। आपको लोवर ट्रिम में भी बढ़िया फीचर लोडेड आते हैं, और आपके पास में ESC और जो है आपके पास में ABS वगैरह भी आता है, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब आते हैं। मतलब बेसिकली सारे जो ESC के साथ में जो स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ में सिस्टम आते हैं वो सब इस गाड़ी के साथ में आते हैं। तो कोई भी सिचुएशन जो है प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे आपको लगने नहीं वाली है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सेफ्टी थोड़ा सा हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है जब आप सड़कों पे गाड़ी सेफ रह पाएगी नहीं रह पाएगी, वो दिक्कत है, क्योंकि नीचे टच जो आ जाती है, तो वो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि आपके एरिया सेडान लायक है या नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा इशू नहीं है भाई, एडास वेडास सब डिसेंट। तो जी मैनुअल भी हाथ लगी गई है तो मैनुअल भी चला लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो मैनुअल के साथ में क्या सीन है ना कि थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है फॉर सम रीज़न। और मैंने अपने फर्स्ट होंडा मतलब ये 5th Gen होंडा जब आई थी, मैंने पहली बार जब आई थी मैंने बोला था, मैंने कहा देखो भैया गाड़ी में नॉइजेस हैं,
पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले, वो चीज़ आज भी फैक्ट है। और थोड़ा बहुत क्वालिटी इधर उधर से अप डाउन थी, वो मैंने बताया था, बट यहाँ पे जो है नॉइज़ के अलावा उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है CVT और इसमें। और हाँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर कमांड होता है गाड़ी पे, तो वो चीज़ एक बेटर है। हाँ, ADAS जो है वो हमने टेस्ट कर लिया है, ADAS एकदम सॉर्टेड तरीके से काम करता है यहाँ पे भी। जो एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है लोगों को, ये कि ऑब्वियसली अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया जरूर जाता है, बट वो काम कैसे करेगा अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे तभी काम करेगा। लेकिन गियर शिफ्ट करते टाइम पे क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल नहीं होता है। तो जैसे कि आपने अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा लिया 80 का, ठीक है, अब 80 का अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल 30 तक तो काम करेगा, 30 से नीचे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे क्रूज़ कंट्रोल काम ही नहीं करता। बट जैसे आपने 6th गियर में लगा रखा है, आप 80 पे चल रहे हो, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से नीचे ड्रॉप हुई, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, वरना अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 4th गियर में हो तो गाड़ी की स्पीड 30 से नीचे ड्रॉप हुई, तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे सिस्टम जो है इसका काम करता है, लेकिन काम कर रहा है मैनुअल में, वो एक अच्छी बात है। अच्छा लगा जानकर, और अच्छा लगा ये देखकर कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सडन ब्रेकिंग वगैरह नहीं करता है। वो एक अच्छी चीज़ है, वार्निंग पहले देता है, तो उस पर रिलाय नहीं रहना है कि भैया ये काम कर देगा, बट इसके होने से डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतर सेफ्टी जो है वो यहाँ पे गाड़ी की हो जाती है, उसमें कोई डाउट जो है वो नहीं है। बाकी हाँ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ हाईवे पे रन करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लच प्लस दबाने वाने से, थोड़ा बहुत सिटी में रन हो तो भी, वो लोग मैनुअल के साथ में जाएं, अपने और पैसे बचाएं, और साथ ही में जो है आप जो है फ्यूल एफिशिएंसी अगर निकाल सकते हो तो निकाल लोगे। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी निकालनी नहीं आती है तो आप CVT लो, आराम से चलाओ, वो निकाल देगी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, उसमें आपको कुछ नहीं करना भाई साहब। ये बात है हमारी। तो देखो, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म्स में, 2 प्रॉब्लम इस गाड़ी में। एक तो ये कि ये कार्बन फाइबर थोड़ा नॉर्मल इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सेडान है, होंडा को अब SUV लानी चाहिए। बाकी अवार्ड का सीज़न चल रहा है, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अगर अभी करंटली किसी सेडान का अवार्ड देना हो, बेस्ट सेडान का, तो ये गाड़ी है, स्लाविया, सियाज, वर्ना। दिस इज़ द बेस्ट सेडान दैट मनी कैन बाय अपने इंडिया में, इस प्राइस ब्रैकेट में। बाकी फ़िलहाल आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग गाड़ी है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, और होंडा यहीं है, होंडा भी कहीं नहीं जा रही है, तो ले सकते हैं आप। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।